अब इसमें नेक्स्ट क्या लिखना था तुम्हें? कार्यविधि, या फिर आप लिख लीजिए कार्यविधि या विभक्त ऊर्जा अवस्थाओं की व्याख्या, ऐसे हेडिंग डाल लीजिए। जब कैथोड सी से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, जब कैथोड सी से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कैथोड सी से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन ग्रिड जी की ओर त्वरित होते हैं, ग्रिड जी की ओर त्वरित होते हैं, तो रास्ते में ये मरकरी परमाणुओं से टकराते हैं। ग्रिड जी की ओर त्वरित होते हैं तो रास्ते में ये मरकरी परमाणुओं से टकराते हैं। ये टक्कर, यदि ये टक्कर प्रत्यास्थ होती है, यदि ये टक्कर प्रत्यास्थ होती है तो प्रत्यास्थ होती है इसका मतलब क्या हो गया? टक्कर से पूर्व इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में बराबर होती है। तो टक्कर से पूर्व इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, और ऊर्जा होती कितनी है? हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू ev1। टक्कर से पूर्व इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू ev1। टक्कर के बाद भी ev1 रहती है। टक्कर से पूर्व इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ev1 टक्कर के बाद भी ev1 ही रहती है। लेकिन यदि टक्कर अप्रत्यास्थ हो, यदि टक्कर अप्रत्यास्थ हो, टक्कर अप्रत्यास्थ हो तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में टक्कर के बाद, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा टक्कर के बाद ev1 माइनस e रह जाती है। ठीक है, तो पहले टक्कर कैसी थी? प्रत्यास्थ थी। जब ev1 ऊर्जा थी उसकी पहले और बाद में भी कितनी रहती है? ev1। ev1 क्यों? ये वोल्टेज है v, ठीक है, और ऊर्जा क्या होगी? v इक्वल्स टू qv। अब इलेक्ट्रॉन है तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी? e, v1 वोल्टेज लगा रहे हैं तो ev1 ऊर्जा हो जाएगी। ग्रिड तार g और कैथोड c के बीच की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ त्वरित हो रहे हैं क्योंकि ये क्या है? धनात्मक विभव पर इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋणावेशित, तो धनात्मक की तरफ आकर्षित हो रहे इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव। तो अब यदि टक्कर अप्रत्यास्थ है इसका मतलब पहले ऊर्जा कितनी थी? ev1, और टक्कर के बाद अपनी ऊर्जा टक्कर में उसने e ऊर्जा क्या है? मरकरी परमाणुओं को दे दी, तो अब उसकी ऊर्जा कितनी रह गई? ev1 माइनस e। ठीक है, पहले ev1 थी, e ऊर्जा उसने मरकरी परमाणुओं को दे दी टक्कर में, तो बाद में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी रह गई? ev1 माइनस e रह जाती है। ठीक है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में, अर्थात इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में e की कमी, अर्थात इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में e की कमी होती है, e की कमी होती है। और यह ऊर्जा, यह e ऊर्जा, यह e ऊर्जा मरकरी परमाणु प्राप्त कर लेता है। यह e ऊर्जा मरकरी परमाणु प्राप्त कर लेता है।
त्वरित इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार अप्रत्यास्थ टक्कर से सभी त्वरित इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट P पर नहीं पहुंच पाते हैं। सभी त्वरित इलेक्ट्रॉन संग्राहक प्लेट P पर नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे धारा के मान में कमी होती है। जिससे धारा के मान में कमी होती है। ठीक है, तो टक्कर यदि प्रत्यास्थ हो रही है, इसका मतलब उसकी पहले भी ऊर्जा उतनी थी, अब भी उतनी ही है, तो वो इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा में कोई कमी नहीं हो रही है, वो त्वरित होता हुआ संग्राहक प्लेट P पर पहुंच जाएगा। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, यहाँ पर अमीटर में धारा बनेगी। ठीक है, माइक्रोमीटर। अब यदि इलेक्ट्रॉन ने अपनी ऊर्जा मरकरी परमाणु को दे दी, मान लीजिए उसने E ऊर्जा दे दी, अब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी रह गई? Ev1 माइनस E। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम हो गई, अब उसने ऐसी E ऊर्जा बहुत ज्यादा ऊर्जा दे दी, हमने Ev1 का बहुत ज्यादा पार्ट दे दिया, तो उसकी क्या हो जाएगी? ऊर्जा बहुत कम हो जाएगी। अब जब उसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, इसका मतलब वो त्वरित नहीं होगा, नहीं होगा तो संग्राहक प्लेट पर P पर नहीं पहुंचेगा और धारा भी नहीं होगी, धारा के मतलब कमी होगी अभी। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखना, प्रयोग से प्राप्त इस ग्राफ के अनुसार, ये ग्राफ आपने कब बना लिया था? यहाँ पर धारा और ये वोल्टेज, पहले वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, V1 वोल्टेज, V1 को बढ़ा रहे हैं, धारा का मान बढ़ रहा है यहाँ तक। ठीक है, फिर 4.9 वोल्ट, ये वोल्ट हमने 4.9 कर दिया V1 वोल्ट, तो धारा का मान एकदम से क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, या 0 के आसपास ही मान लीजिए। फिर उसके बाद 4.9 के बाद फिर बढ़ाते हैं, तो बढ़ता है 9.8 पर, फिर से कम हो जाता है 9.8 वोल्ट पर, फिर से कम हो गया। इस तरीके का कुछ ग्राफ मिलता है, तो ये ग्राफ पूरा कंप्लीट कर लीजिए, मिली एम्पियर और यहाँ पर वोल्ट। नहीं, ये आपने कल बना लिया होगा, नहीं बनाया, तो अब बना लो फिर सेकंड पॉइंट के बाद। हाँ, ये ग्राफ सिर्फ मरकरी परमाणुओं के लिए है। मरकरी वाष्प या मरकरी परमाणु, फ्रैंक हर्ट्ज ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। प्रयोग से प्राप्त इस ग्राफ के अनुसार V1 को बढ़ाने पर, वोल्टेज को बढ़ाने पर, V1 को बढ़ाने पर प्रयोग से प्राप्त ग्राफ से के अनुसार V1 को धीरे धीरे बढ़ाने पर, V1 को धीरे धीरे बढ़ाने पर धारा I के मान में वृद्धि होती है। जब V1 का मान 4.9 वोल्ट, जब V1 का मान 4.9 वोल्ट हो
अचानक गिरावट प्राप्त होती है। आई के मान में अचानक गिरावट प्राप्त होती है। इसका कारण यह है इसका कारण यह है इसका कारण यह है जब तक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहती है, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहती है, तब तक इलेक्ट्रॉन मरकरी परमाणु से प्रत्यास्थ टक्कर करता है। अर्थात मरकरी परमाणु उत्तेजित नहीं होता। ये पॉइंट समझ आया? देखो यहाँ पर जब V1 वोल्ट कितनी है, 4.9 वोल्ट है, उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, EV1 होती है ना, यानी कि 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वोल्ट में और ऊर्जा में संबंध समझ लो। वोल्ट में तो यहाँ वोल्टेज होगी तो यहाँ पर वोल्ट, इससे संबंधित ऊर्जा कितनी हो जाएगी, EV1, यानी कि 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऊर्जा है और ये वोल्टेज है। ठीक है, इतनी वोल्टेज पर इतनी ऊर्जा है, समझ में आ गया? जब तक V1 4.9 से कम है तब तक क्या है, जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम रहती है तब तक इलेक्ट्रॉन मरकरी परमाणु के साथ प्रत्यास्थ टक्कर करता है। यानी कि जितनी भी होगी, जैसे कम पर में मान लीजिए 3.5 है, ठीक है, 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, उस टाइम पर वो मरकरी परमाणु से प्रत्यास्थ टक्कर करेगा, यानी कि टक्कर करने के बाद भी उसकी ऊर्जा इतनी ही रहेगी। ठीक है, इतनी ऊर्जा के साथ यहाँ पहुंच जाएगा और हमें धारा का मान मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही 4.9 होती है वैसे ही टक्कर कितनी हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, अप्रत्यास्थ हो जाएगी। अप्रत्यास्थ होगी, पूर्णतः अप्रत्यास्थ होगी, अपनी पूरी ऊर्जा को क्या है, मरकरी परमाणु को दे देगा, परमाणु उत्तेजित हो जाएगा उस केस में। अभी तक जब तक 4.9 से कम रहेगी टक्कर प्रत्यास्थ रहेगी, मरकरी परमाणु उत्तेजित नहीं होगा क्योंकि उसे ऊर्जा मिलेगी नहीं, इलेक्ट्रॉन की जितनी थी उतनी ही है। अब जब टक्कर अप्रत्यास्थ होगी यानी कि इलेक्ट्रॉन की कम होगी और ऊर्जा जाएगी किसको, मरकरी को मिल जाएगी और मरकरी परमाणु उत्तेजित हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, मरकरी परमाणु उत्तेजित नहीं होता है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है तो मरकरी परमाणुओं के साथ टक्कर, मरकरी परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन की टक्कर पूर्णतः अप्रत्यास्थ होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन अपनी संपूर्ण ऊर्जा मरकरी परमाणु को दे देता है, मरकरी परमाणु को दे देता है। ठीक है, अब उसने अपनी पूरी ऊर्जा मरकरी परमाणु को दे दी, टक्कर अप्रत्यास्थ हो गई। जब उसकी ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो वो त्वरित होगा क्या, जिससे इलेक्ट्रॉन त्वरित नहीं होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन
त्वरित होकर संग्राहक प्लेट P पर नहीं पहुंचता है। P पर नहीं पहुंचता है, इसीलिए धारा का मान शून्य की ओर अग्रसर होता है। इसीलिए धारा का मान शून्य की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, उसके बाद पुनः V1 के मान में, अब 4.9 तक की बात हो गई। उसके बाद 4.9 से आगे बढ़ा रहे हैं। जब V1 का मान 4.9 वोल्ट से अधिक किया जाता है, जब V1 का मान 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक किया जाता है, तो धारा का मान पुनः बढ़ने लगता है। धारा का मान पुनः बढ़ने लगता है। ठीक है, 4.9 के बाद जैसे यहाँ पर ये पॉइंट्स जो हैं, इन पर धारा का मान फिर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और फिर कहाँ तक बढ़ रहा है, 9.8 तक। ठीक है, तो 9.8 पर फिर से हमें धारा जो है वो शून्य की ओर मिलती है, एकदम से दूसरा अर्थ मिल रहा है। उसका रीजन भी अभी देखेंगे। धारा का मान पुनः बढ़ने लगता है। ठीक है, फिर V1 इक्वल्स टू 9.8 वोल्ट पर, V1 इक्वल्स टू 9.8 वोल्ट पर पुनः I के मान में, पुनः धारा के मान में गिरावट होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैथोड C से, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैथोड C से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन C व ग्रिड तार G के मध्य दूरी तक 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। और अप्रत्यास्थ टक्कर द्वारा यह ऊर्जा मरकरी परमाणुओं को दे दी जाती है। शेष आधी दूरी में उन्हें 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। वह ग्रिड जी के पास मरकरी परमाणुओं से पुनः अप्रत्यास्थ टक्कर कर
पुनः अप्रत्याश टक्कर कर अपनी ऊर्जा खो देते हैं, अपनी ऊर्जा खो देते हैं और संग्राहक प्लेट तक नहीं पहुंचते। इस कारण संग्राहक प्लेट पर नहीं पहुंच सकते। इस कारण V1 इक्वल्स टू 9.8 वोल्ट पर दूसरा गर्त प्राप्त होता है या फिर धारा का मान शून्य हो जाता है, शून्य की ओर अग्रसर होता है। 9.8 पर पुनः धारा का मान शून्य की ओर अग्रसर होता है, धारा का मान पुनः शून्य की ओर अग्रसर होता है या दूसरा गर्त प्राप्त होता है। तो देखो इसको समझ लो। देखो 4.9 पर तो आपको समझ में आ रहा था कि 4.9 पर प्रत्यास्थ टक्कर हो रही थी और जिससे उसने अपनी पूरी ऊर्जा मरकरी परमाणु को दे दी और इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया, स्थिर हो गया और वो यहाँ पर नहीं पहुंचा, धारा का मान शून्य मिला। ठीक है, अब फिर से हमने क्या किया, जब शून्य हो गया तब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी हो गई, 0 हो गई उस टाइम पर। अब फिर से हमने V1 बढ़ाया। ठीक है, V1 4.9 से आगे तो बढ़ाएंगे। अब तुमने आगे बढ़ाया तो फिर से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को थोड़ी थोड़ी ऊर्जा मिली। ठीक है, और वो फिर टक्कर कैसी होगी, अप्रत्यास्थ होगी ना, क्योंकि उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 0 हो चुकी थी जब 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेस आपने लगाई थी। 4.9 वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी हो गई थी, 0, क्योंकि उसने पूरी ऊर्जा मरकरी परमाणु को दे दी। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 0 हो रही थी। अब 4.9 से जैसे जैसे बढ़ाया अब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ने लगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा फिर से 4.9 और हो जाए। 9.8 क्या है, जस्ट डबल है 4.9 का। ठीक है, अब जब तक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यहाँ पर 0 है, यहाँ तक आते आते उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 9.8 माइनस 4.9 कितना हो रहा है, फिर से 4.9 ही तो हो रहा है। समझ रहे हैं, क्योंकि ऊर्जा 0 हो गई यहाँ पर 4.9 वोल्टेज पर ऊर्जा 0 हो गई। फिर से आपने बढ़ाया तो 4.9 और मिल गए, यानी कि 9.8 वोल्टेज हो गई। उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा फिर से कितनी हो जाएगी, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 9.8 वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दोबारा से कितनी हो जाएगी, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर से वो मरकरी परमाणु से टकराएगा और टक्कर कैसी होगी, अप्रत्यास्थ होगी। फिर से वो अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को मरकरी परमाणु को दे देगा और धारा कैसी हो जाएगी, शून्य। समझ आ रहा है ये बात। 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज जब थी तब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 0 हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर से वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, ऊर्जा उसकी बढ़ रही है। 4.9 से 9.8 तक कितनी वोल्टेज बढ़ाई है हमने, टोटल 4.9 ही तो बढ़ाई है। 4.9 जैसे ही उस इलेक्ट्रॉन की होगी, वो कब होगी, 9.8 वोल्टेज पर दोबारा से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई। फिर मरकरी परमाणु ने फिर से अप्रत्यास्थ। अब मरकरी परमाणु 4.9 वोल्टेज पर ही प्रत्यास्थ टक्कर क्यों कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका मूल ऊर्जा स्तर मरकरी परमाणु का ये मूल ऊर्जा स्तर है और ये उत्तेजित अवस्था ऊर्जा स्तर है। तो कोई भी परमाणु यहाँ से इन दोनों की मध्य ऊर्जा अंतर है 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। कोई भी परमाणु मरकरी का, इसको आप 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा भी दे देंगे ना, तब भी वो यहाँ से यहाँ मिल जाएगा। इतनी ऊर्जा मिल जाएगी तभी वो ऊर्जा स्तर में जाएगा। तो कम जब तक रहती है ना, जैसे 3.5 है, तब तक इलेक्ट्रॉन के साथ ये अप्रत्यास्थ टक्कर करेगा। ठीक है, तब तक वो ऊर्जा को नहीं लेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जैसे ही 4.9 होगी, उसके साथ ये कैसे टक्कर करेगा, अप्रत्यास्थ पूरी ऊर्जा लेकर के ये उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। तो इससे किस बात की पुष्टि हो गई कि मरकरी परमाणुओं में ऊर्जा स्तर विभक्त हो गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार देखो लास्ट में इस प्रकार सिद्ध होता है, इस प्रकार सिद्ध होता है
कि मरकरी परमाणु सिद्ध होता है कि मरकरी परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर, मरकरी परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर व प्रथम उत्तेजित स्तर, मूल ऊर्जा स्तर व प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर के मध्य ऊर्जा अंतराल, के मध्य ऊर्जा अंतराल 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, के मध्य ऊर्जा अंतराल 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, अर्थात ऊर्जा स्तर विभक्त होते हैं। अर्थात ऊर्जा स्तर विभक्त होते हैं। तो जो फ्रैंक हर्ट्ज थे उन्होंने तो ये जो प्रयोग है सिर्फ मरकरी के लिए किया था, मरकरी परमाणुओं के ऊर्जा स्तर विभक्त होते हैं। फिर बाद में और गैसों के लिए, द्रवों के लिए किया गया कि इस ट्यूब में मरकरी की जगह दूसरी वाष्प या गैस ले लें, तो फिर वहाँ पर जो धारा का मान शून्य होता है वो अलग अलग वोल्टेज पर होता है। जैसे इसमें 4.9 पर हो रहा है, किसी में 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर होगा। इसका मतलब उसके प्रथम उत्तेजित अवस्था ऊर्जा और इसके मध्य ऊर्जा अंतराल इतना होगा, इतनी ऊर्जा लेकर के वो उत्तेजित में जाता है। ठीक है, तो अलग अलग के लिए इससे विभक्त ऊर्जा अवस्थाओं की पुष्टि होती है। नेक्स्ट टॉपिक है दृढ़ ध्वनि। रिजॉइन कर दो।